बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। और अगर आप प्रीवियसली रिकॉल करें, हम मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे क्लास में। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में हमने देखा था कि हम मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं वेरियस मैट्रिसेस के अंदर। उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमने देखा था मैट्रिक्स को हमारे पास जो डिकम्पोज किया जा रहा है, उसमें मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और फिर हर मैट्रिक्स डायगोनलाइज नहीं हो पाता। उसमें भी हमारे पास इश्यूज होते हैं। एक ये चीज़ थी। फिर देन हम वी डिस्कस्ड अबाउट ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन। इट इज़ नेसेसरी दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो दोनों में यानी कि डायगोनलाइजेशन हो या ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन हो, इन दोनों में यानी कि बात ज़रूरी ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर होना ज़रूरी है। जबकि इसके बरक्स जो इधर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं अदर देन आइगन डिकम्पोजिशन। तो इसमें हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स, लेट्स से मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज ए, A is any matrix of any order. Let's say I am saying that matrix is of order m by n का ये मैट्रिक्स है। मेरे पास ये कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, एक जनरल एक मैट्रिक्स मैंने लिया। इसको हम डिकम्पोज करते हैं तीन मैट्रिसेस के अंदर। हम डिकम्पोज करते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में। व्हाट इज मीन बाय सिंगुलर वैल्यू, व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू, अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस होते हैं। एक U होता है एंड वन इज कैपिटल सिग्मा एंड अनदर मैट्रिक्स इज V। ये हमारे पास इस केस में व्हाट इज U, व्हाट इज V एंड व्हाट इज सिग्मा, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस केस में जो U मैट्रिक्स होता है, इन दिस केस मैट्रिक्स U की पहले हम बात करते हैं, देन हम मैट्रिक्स सिग्मा को डिस्कस करते हैं, देन हम मैट्रिक्स V की बात करते हैं। या पहले ऐसा करते हैं कि पहले हम मैट्रिक्स यू को डिस्कस कर लेते हैं, देन मैट्रिक्स वी की बात करते हैं, देन मैट्रिक्स सिग्मा की बात करते हैं। तो यू के बाद वी, देन सिग्मा। अब ये व्हाट इज मैट्रिक्स यू एंड व्हाट इज मैट्रिक्स वी एंड व्हाट इज सिग्मा। यू के बारे में हम ये कहते हैं कि यू इज मैट्रिक्स हुज कॉलम्स, इसके जो कॉलम्स हैं, उसके कॉलम्स के बारे में कहते हैं कि इसके कॉलम्स है ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स। U and V are in fact they are ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और इसके जो कॉलम्स होते हैं, U के जो कॉलम्स हैं, दीज आर एक्चुअली ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, हमने ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन के अंदर डिस्कस किया था। तो यू के बारे में ये कि इसके जो कॉलम्स हैं, इसके कॉलम्स के अंदर ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स होते हैं। और यानी कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स यू होता है, इसका ऑर्डर जो होता है ये एम बाय एम का ऑर्डर होता है। और इसके कॉलम्स के अंदर जो है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स होते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के। अब ये निकालेंगे कैसे, ये अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि इसके कॉलम्स के अंदर ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर्स होते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज के। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स वी। मैट्रिक्स वी के बारे में ये है कि इसके अंदर इसके कॉलम्स के अंदर जो है हमारे पास अगेन इसके कॉलम्स भी हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स होंगे। ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स, इसके जो हमारे पास कॉलम में ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स होंगे दैट आर ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स V होगा, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n बाय n, इसका ऑर्डर होगा। और ये हमारे पास अगेन U एंड V आर, जैसे मैंने अभी बताया, ये U एंड V हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं जिनके बारे में हम कह रहे हैं दे आर एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। दे बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब आते हैं हमारे पास व्हाट इज सिग्मा हेयर। सिग्मा इज एक्चुअली अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका सिग्मा का अगर बात की जाए तो सिग्मा का ऑर्डर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर इस एम बाय एम का ऑर्डर है।
और सिग्मा के बारे में अभी बताता हूँ। वी का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर एन बाय एन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिग्मा का ऑर्डर और मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, बोथ आर सेम। सिग्मा का ऑर्डर इज एम बाय एन। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह का ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसके डायगोनल्स के अंदर, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल्स के डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal whose diagonal has singular values. What is meant by singular values? Whose diagonals have whose diagonal has singular values. What is mean by singular values? एक्चुअली आपने देखा कि चाहे मैट्रिक्स यू की बात करें या मैट्रिक्स बी की बात करें, इन दोनों केसेस में हम इनके आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं। एक दफ़ा ए मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज कर रहे हैं, एक को एक ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए कर रहे हैं। दोनों केसेस में हम आइगन वेक्टर्स निकालें। जब ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज का एक्चुअली स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसमें ये कहते हैं सिंगुलर वैल्यूज आर एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हम हमारे पास जो ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यूज आएंगी, उनका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लैम्डा लैम्डा आई का स्क्वायर रूट लेंगे। तो दीज आर कॉल्ड सिंगुलर वैल्यूज। तो सिंगुलर वैल्यूज इस तरह से हमारे पास आ जाती हैं। अब हमारे पास ये बिल्कुल उस तरह का डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है जो आप प्रीवियसली पढ़ते रहे कि वो स्क्वायर होना उधर लाजमी था। इधर हमारे पास ये नॉट नेसेसरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। अच्छा, ये चीज तो खैर हमने डिस्कस की। अब इसमें जहां तक मैट्रिक्स ए के रैंक का ताल्लुक है, व्हाट इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम कोई सी भी डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन कोई सी भी पढ़ रहे हो, हमारे पास ये जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है, इसका जो रैंक होता है, ये होता है लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम और एन। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स हो जाए मिनिमम ऑफ एम और एन की जो भी मिनिमम वैल्यूज है, मतलब रॉस और कॉलम्स जो है हमारे पास, इन दोनों में जो भी नंबर छोटा होगा, रैंक अगर मैट्रिक्स का उसके इक्वली आ जाए तो हम कहते हैं ये फुल रैंक मैट्रिक्स कहलाता है। एंड वी नो अगर ये रैंक लेस देन हो जाए तो ये रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स यूजुअली उस वक्त होते हैं जब इसके कॉलम्स या रॉस लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो ये हमारे पास रैंक डेफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, अदरवाइज ये फुल रैंक मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास इस वाले केस में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, कि हमारे पास ये जो रैंक है, रैंक ऑफ ए जो है, एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास जो जितनी हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज हमारे पास मिलेंगी, वही हमारे पास उसका रैंक होगा। यानी कि रैंक ऑफ ए एक्चुअली जब हम इसमें सिंगुलर वैल्यूज निकालते हैं, वो हमारे पास उसका रैंक यहीं से डिटरमाइन हो जाता है। तो ये चीज़ें, इसकी थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री हम थोड़ी सी और तफसील से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल जो मैं इसकी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल पे थोड़ा सा जाएंगे, देन हम इसको बात करते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स वी है, मैट्रिक्स वी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसमें जो इसके और देखा जाए, जो कॉलम्स होंगे, मैं अगर उनका नाम V1 V2 वगैरह नाम रख दूं, दीज आर कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स वी। ये हमारे पास वी एन ओके, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर एन वेक्टर्स। ये एक्चुअली V1 से लेके Vn तक जो हमारे पास vectors हैं, these are actually orthonormal these are actually orthonormal vectors of Rm Rn। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स होते हैं, Rn के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स यू की बात करूं, मैं मैट्रिक्स यू के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स यू की अगर बात की जाए, तो मैट्रिक्स यू के जो हमारे पास कॉलम्स होंगे, अगर मैं उनका नाम U1 एंड U2 अप टू सो ऑन, मैं यू आर तक की बात करूं, यू आर तक क्यों ले रहा हूं, बिकॉज इसकी एक वजह, जैसे मैं आपको बताया कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज, और हम इसमें मैट्रिक्स यू जो है, एक तरीका तो ये निकालने का, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ए मैट्रिक्स यू निकालने का एक तरीका है कि ए मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज करके इसका मैट्रिक्स यू निकालो।
दूसरा तरीका ये है कि बाय यूजिंग सिंगुलर वैल्यूज भी हम निकालते हैं। तो जितनी सिंगुलर वैल्यूज होते हैं उतना मैट्रिक्स यू हमारे पास उस तरीके से निकल जाता है। तो ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स यू है, ये एक्चुअली दीज वेक्टर्स, इसके जो कॉलम्स हैं, दीज वेक्टर्स आर एक्चुअली ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। कॉलम स्पेस ऑफ ए जो हमारे पास होगा उसके बेसिस वेक्टर होंगे ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। कॉलम स्पेस, रॉ स्पेस और नल स्पेस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल मैं इस बात को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, फिर जब हम इसकी ज्योमेट्री वगैरह पे तो बाद में बात करेंगे तो उस वक्त हम इस पे और तफसील से डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो जैसे हमने बात डिस्कस की कि हमारे पास मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करते हैं तीन मैट्रिसेस के अंदर। आई एम राइटिंग अगेन क्योंकि ये चीज़ हमारे पास बार बार इधर हम यूज़ कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स ए है, उसको तीन मैट्रिसेस में हम डिकम्पोज करें, यू, सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मैट्रिक्स ए जो है अगर इसका ऑर्डर m बाय n है, तो U जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m बाय m होगा। और V जो है ये हमारे पास ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर n बाय n होगा। और सिग्मा और मैट्रिक्स A का ऑर्डर आर सेम, m बाय n का ऑर्डर होगा। इसमें मैंने जैसे आपको बताया सिग्मा आर द सिंगुलर वैल्यूज। तो सिग्मा इज द सिंगुलर वैल्यूज है जो कि हमारे पास रूट, स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यू से हमारे पास आएंगी। इसमें आई जो है ये कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा, ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैट्रिक्स का जो रैंक है, मैंने अभी जैसे पीछे वाले स्लाइड के अंदर आपसे डिस्कस किया था, मैट्रिक्स का रैंक इस एनी नंबर, लेट से दिस आर इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स का रैंक होगा उतनी ही आपको सिंगुलर वैल्यूज मिलती हैं। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो भी होगा उतनी ही हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज आएंगी। ये बात अभी हमने पीछे डिस्कस की थी। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो सिंगुलर वैल्यूज हैं, हम करते ये हैं कि इन सिंगुलर वैल्यूज को सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सिग्मा आई आप निकाल लेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज जो आएंगी, चाहे वो यू वाले केस से निकाले या वी वाले केस से निकाले, ए मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज से निकाले या ए ट्रांसपोज ए से निकाले, सिंगुलर वैल्यूज हमारे पास सेम ही आएंगी। हमें करना ये होगा कि इन सिंगुलर वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज करेंगे? क्योंकि हमने कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू आइगन आइगन वैल्यू होती है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, मतलब फंक्शन के मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम एक्चुअली करना यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसकी जो एप्लीकेशन हमारे पास आती है, हम ये एक्चुअली करना चाहते हैं कि वो वाले फीचर्स को अलग कर दें जहाँ पे उसका मैक्सिमम कोवेरिएंस है। तो मैक्सिमम कोवेरिएंस यानी कि मैक्सिमम जहाँ पे सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है उसको हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम सबसे बड़ी जो सिंगुलर वैल्यू है, सिंगुलर वैल्यू को सबसे बड़ी वैल्यू, सॉरी सिग्मा वन, इसको सबसे पहले लिखते हैं। जो सबसे बड़ी आई सिंगुलर वैल्यू है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सिग्मा वन लेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा टू होगी, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा थ्री होगी, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू अप टू सो ऑन। Last one is sigma r, और these all are in general the square root ले हैं। तो these all are actually these are positive number, जीरो भी आ सकती है सिंगुलर वैल्यू। तो these are actually, और सॉरी जीरो नहीं आ सकती हमारे पास, क्योंकि जीरो आ गई तो रैंक वाली बात से कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो सिंगुलर वैल्यूज हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास ये एसवीडी का एक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करके किसी भी फंक्शन, किसी भी मैट्रिक्स का एसपीडी निकालना होगा। देन वी विल गो टू एप्लीकेशन के इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, एसपीडी से मिल क्या रहा है हमें, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम एसपीडी निकालना सीख लेते हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशन और इसकी ज्योमेट्री वगैरह को अलग से समझेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ शॉर्ट में, हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को एसवीडी बोलते हैं। मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, फाइंड एसवीडी ऑफ गिवन द मैट्रिक्स ए।
मैट्रिक्स से मैं आपको इसी के अंदर इसी एग्जाम्पल के अंदर आपको इसका एल्गोरिदम बता दूंगा, इसके स्टेप्स बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं आपको जो मैट्रिक्स दे रहा हूँ, 2 रॉस 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स दे रहा हूँ, 2 रॉस एंड 3 कॉलम्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, आप देख सकते हैं। और हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता तो इससे पहले जो कि हमने कॉन्सेप्ट ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो हम इधर नहीं लगा पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हम इधर करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको करना ये होगा कि first you will find orthogonal diagonalization of find ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, हमने प्रीवियसली ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन ऑफ ए ट्रांसपोज ए। और जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर बात डिस्कस की थी कि हमारे पास ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए को जब ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स वी मिल जाता है। तो इनफैक्ट बात यह है कि हम जो है सबसे पहले जब ये काम कर रहे हैं, तो इनफैक्ट बात यह होगी कि हम सबसे पहले एक्चुअली क्या चीज फाइंड कर रहे हैं, हम सबसे पहले मैट्रिक्स वी को फाइंड करने जा रहे हैं। तो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करने के लिए ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, यानी कि मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए। ए का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, हम सब जानते हैं कि रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाती है। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 4 11 14 एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम 8 7 -2। और सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, गिवन मैट्रिक्स 4 8 11 14 एंड 7 -2, इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आई होप आप सबको इसका आइडिया होगा कि जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारे पास जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलेगा, दैट विल बी सॉरी दैट विल बी 80 100। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स को रो वाइज देखा जाता है, सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज देखते हैं। 80 140 एंड 100 170 एंड 140 एंड 40 140 200। वैसे ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेन एवर वी कैलकुलेट ए ट्रांसपोज ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स वी गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप देख सकते हैं ये इस मैट्रिक्स को भी क्लियरली यू कैन सी कि ये दिस मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर आप इसको डायगोनल्स के ऊपर डायगोनल के नीचे देखें, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होता है तो हमें पता ही ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज हो जाता है। हमने कहा यही गया था कि आप इसको ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करें। तो हम इसको ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करने के लिए जरूरी था कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, तो सिमेट्रिक आएगा। ये बात वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइगन वैल्यूज जिस तरह से निकालते हैं हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन शो नहीं करूंगा, बिकॉज यू ऑल नो, आपको पता है कि फॉर आइगन वैल्यूज के लिए हम काम क्या करते क्या है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए ट्रांसपोज ए। इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट जैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको जीरो से इक्वेट करें, और हमें पता है कि यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आप सबको बताया हुआ है कि अगर 3 बाय 3 का मैट्रिक्स दे दिया जाए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें उसकी निकालनी हो तो हमें उसका तरीका डायरेक्टली पता है। तो दिस इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ 3 बाय 3 का एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ।
माइनस लैम्डा क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑल्टरनेट साइन चलते हैं हर टर्म के साथ C11 इज को फैक्टर C22 प्लस C33 टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट। अच्छा इधर ए नहीं होगा, सॉरी मैंने ए लिख दिया इधर, क्योंकि जिस मैट्रिक्स की बात करें उसी की बात होगी, तो ए ट्रांसपोज ए होगा, सॉरी। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए, जिस आइगन वैल्यू निकालो जिस मैट्रिक्स की, उसी का डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। चाहे तो इसका नया नाम बी रखना चाहें बी रख लें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ तफसील में, लेकिन ये आपको इसका डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, और इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप देख सकते हैं कि चूंकि ये हमारे पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स था, तो डिग्री 3 की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, और डिग्री 3 की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है आपको डिग्री 3 की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको वो 3 आइगन वैल्यूज दे देगी। तो लैम्डा 1 जो हमारे पास इधर से आएगा, फर्स्ट आइगन वैल्यू इज 360, एंड सेकंड आइगन वैल्यू इज 90, एंड थर्ड आइगन वैल्यू इज 0। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर वैल्यू हम जीरो कंसीडर नहीं करते, इसकी मैंने आपको रैंक वाली, वैसे तो वजह मेन जो इसमें रीज़न है वो रैंक है। रैंक जो है हमें पता है कि रैंक वाले केस में ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ज़ीरो वाली आइगन वैल्यू मैं नहीं कंसीडर करूँगा। और वैसे भी अगर आप इसमें एक बात देखो, तो इस वाले केस में हमारे पास ये जो मैट्रिक्स यू बनेगा, मैट्रिक्स यू जो है आपको पता है कि इसमें मैट्रिक्स यू जो है 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा, तो हमें सिर्फ दो सिंगुलर वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। तो हमें जब ये काम कर लेंगे, हमारे पास ये आइगन वैल्यूज भी आ चुकी हैं। आइगन वैल्यूज जब आ जाती हैं, ये तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे पास आइगन वैल्यूज, सॉरी पहला स्टेप अभी हमारा कंटिन्यूड है, सॉरी सॉरी। ये आइगन वैल्यूज हमने निकाल ली। इसकी आइगन वैल्यूज निकालने के बाद हमें आइगन वेक्टर्स निकालने होते हैं, और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए जो काम आप प्रीवियसली करते रहे हैं उसी को यूज करेंगे। आप इसमें सबसे पहले लैम्डा 1 की वैल्यू 360 इसमें यूज करोगे। लैम्डा 1 इज इक्वल 360, इसको यूज करके आपके पास पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा। और आइगन वेक्टर निकालने के लिए अगेन मैं एक एक स्टेप शो नहीं करूंगा। 80 माइनस लैम्डा था, 80 माइनस 360, और बाकी हमारे पास ऑफ डायगोनल के अंदर रिमेन्स सेम 40, इसी तरह 100, 170 माइनस 360, और इसी तरह ये आ गया 140, और सिमिलरली आ जाएगा 40, 140 एंड 200 माइनस 360। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। फिर हम इसको इक्लोन फॉर्म वगैरह करके हम यहाँ से आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। आइगन वेक्टर जो है जिस तरीके से हम पहले निकालते रहे, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इधर आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर जो हमारे पास इधर एक इधर से आइगन वेक्टर जो हमारे पास आएगा, मैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट आइगन वेक्टर मिलेगा V1 के नाम से, उसका नाम मैं V1 रख रहा हूँ। फर्स्ट आइगन वेक्टर विल बी 1/3 एंड 2/3 एंड 2/3। तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स बन गया, और ये ऑलरेडी हमने इसको नॉर्मलाइज करके ही लिखा, नॉर्मलाइज करके लिखा हुआ। ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन की डिस्कशन के दौरान जो हमने स्टेप्स डिस्कस इसमें किए थे, वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। थोड़ा तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा खासा लेंदी होता है। मैं कुछ स्टेप्स जो हैं जो ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस करते रहे, मैं वो यहाँ पे इतना तफसील से शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो का साइज जब लेंदी हो जाता है तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है। तो जो चीज़ें हम पहले करते रहे, मैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ उसको।
हमारे पास इसमें तीन आइगन वैल्यूज हैं। मैंने 360 के ऊपर काम किया, बिल्कुल सेम इसी तरह से 390 डिग्री के ऊपर काम करूंगा। लैम्डा टू 90 डिग्री, गलती से मुंह से निकल गया। लैम्डा टू इज इक्वल टू 90। 90 के लिए भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए ट्रांस ए मैट्रिक्स जो था हमारे पास पहले ये वाला ए ट्रांसपोज ए वाला, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ए माइनस लेमडा आई करके 80 माइनस 90, 140, and similarly this is 100, 170 minus 90, 140, and 40, 140। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम यहाँ पे रॉ ऑपरेशंस यूज करके इसको इक्लोन फॉर्म बनाएंगे, और इक्लोन फॉर्म बना के हमारे पास यहाँ से भी हमको सेकंड आइगन वेक्टर मिल जाएगा V2 के नाम से। सेकंड आइगन वेक्टर भी हमको यहाँ से मिल जाएगा, विच विल बी -2/3 एंड -1/3 एंड 2/3। तो यू कैन सी के हमें बात भी पड़ी थी कि हमारे पास ये जितने भी आइगन वेक्टर्स हम निकाल रहे हैं इन सबको आपस में ऑर्थोगोनल होना जरूरी है। यू कैन सी क्विकली कि आप तो V1 और V2 का इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, यू कैन सी कि ये दोनों जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि V1 एंड V2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं होते, इफ नॉट, अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं होते तो हमें पता है कि ग्राम श्मिट प्रोसेस को यूज करके हमें इसको ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा। तो वो एक अलग काम है जो करना पड़ता है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्थोगोनल आ रहा है। और वैसे ये ऑर्थोगोनल आने भी थे क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं तो ये ऑलरेडी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमको मिलते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 3 इक्वल्स टू 0 के ऊपर काम करेंगे। लैम इसके लिए हमारे पास 80, 140, एंड इसी तरह से 100, 170 एंड 140 एंड 40, 140, 140 सॉरी, एंड 200। इसके ऊपर भी आप रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे और फाइनली हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ जाएगा, V3 के नाम से आइगन वेक्टर आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द रॉ ऑपरेशंस। वो आएगा 2/3 एंड -2/3 एंड इसी तरह 1/3। इनको नॉर्मलाइज करके मैंने डायरेक्ट स्टेपिंग किए, और आफ्टर नॉर्मलाइज करने के बाद यूनिट वेक्टर बनाने के बाद मैंने डायरेक्टली ये लिखा हुआ। अगेन आप इसको देख सकते हो क्लियरली कि V1 और V3 का इनर प्रोडक्ट निकालें या V2 और V3 का इनर प्रोडक्ट निकालें तो बोथ आर इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 नहीं आते तो मुझे अगेन वही ग्राम श्मिट प्रोसेस को यूज करना पड़ता। तो ये आ रहे हैं, ग्राम श्मिट यूज की जरूरत हमें नहीं पड़ी। V1 और V3 आपस में परपेंडिकुलर है एंड V2 एंड V3 आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। तो मुझे इधर ग्राम श्मिट प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑर्थोगोनल। जब ऑलरेडी ऑर्थोगोनल थे मैंने डायरेक्टली इनको नॉर्मलाइज करके लिखा हुआ है। आप जब रॉ ऑपरेशन लगा के निकालोगे आइगन वेक्टर्स तो ये नॉर्मलाइज नहीं हुए हुए होंगे, आप करना पड़ेगा नॉर्मलाइज करना, या यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर को उसी के नॉर्म से डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था, सबसे पहले हमें करना ये होता है कि फाइंड ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन ऑफ द ए ट्रांसपोज इनटू ए। इसकी ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन निकालने का मतलब आइगन वैल्यूज निकल गए, आइगन वेक्टर्स भी निकल गए। अब सिंपली मैट्रिक्स बी लिखना है। मैट्रिक्स बी लिखते में हम पहले आइगन वेक्टर वही लिखेंगे जो, क्योंकि हमने जैसे कहा है कि सिंगुलर वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जिसकी आइगन वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है उसका आइगन वेक्टर पहले हमें लिखना होगा। तो यानी कि फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स V बन जाएगा डेट विल बी 1/3 एंड 2/3 एंड 2/3 एंड इसी तरह से -2/3 एंड -1/3 and 2/3, and similarly 2/3 माइनस का 2/3
एंड 1/3, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स वी हमारे पास बन गया। उसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इसमें सेटअप सिग्मा सिग्मा को सेटअप करेंगे, मतलब सिग्मा मैट्रिक्स क्या होगा, हमें इसको सेट करना है। तो सिग्मा निकालने के लिए हम सबसे पहले आइगन सॉरी जो सिंगुलर वैल्यूज हमारे पास आई थी उन सिंगुलर वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमारे सबसे पहले तो उससे भी पहले मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सिग्मा का पहले तो आप ऑर्डर डिसाइड करें कि सिग्मा का ऑर्डर क्या होना चाहिए। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ वही ऑर्डर हमारे पास सिग्मा का भी होता है। हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर एम बाय एन है तो सिग्मा का ऑर्डर भी एम बाय एन होगा, ये एन लिखा हुआ है, दिस इज एम बाय एन। तो सिग्मा का ऑर्डर भी एम बाय एन का ही होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स था वो गिवन मैट्रिक्स वाज ऑफ ऑर्डर 2/3 का हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था, तो सिग्मा का ऑर्डर जो है वो भी 2/3 होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी 2/3 होगा। अब सिग्मा को सेट करने के लिए मुझे यानी कि एक बात पता चल रही है कि ये जो हमारे पास सिंगुलर नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज हैं डेट इज 2। थर्ड सिंगुलर वैल्यू मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो जीरो आ रही है, जीरो वाली को हम नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि भाई सिंगुलर वैल्यूज मस्ट बी पॉजिटिव। तो हमारे पास ये दो सिंगुलर वैल्यूज हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। सिग्मा वन वो आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट फर्स्ट आइगन वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लैम्डा वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 360। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें कर लीजिएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लियरली 6√10 आएगा, इसको अगर आप फ्रैक्शन में निकालना चाहें निकाल सकते हैं। इसी तरह सिग्मा टू आप देखें, सिग्मा टू वॉज अंडर रूट लैम्डा टू, सिग्मा टू वॉज अंडर रूट लैम्डा टू का मतलब है अंडर रूट 90 एंड दिस विल बी 3√10 आपका ये बन जाएगा। तो सिग्मा को निकालना है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सारी टर्म्स जीरो होती हैं अदर देन डायगोनल्स। तो डायगोनल्स में हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। थर्ड कॉलम यहाँ पे इसमें इजाफी होगा, जिसमें जीरो जीरो आएगा, इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें। तो ये हमारे पास सिग्मा यहाँ पे सेटअप हो चुका है, यानी कि सिग्मा फाइनली जो हमारे पास बन जाएगा डेट विल बी इक्वल्स टू 6√10। अब अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6√10 को आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 6√10 ये 6 है, सिग्मा नहीं है, 6 है। 6√10 एंड 0 एंड 3√10 0 0। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, जो कि यहाँ पे हमने सिग्मा को निकाल लिया। अब हमें निकालना है मैट्रिक्स यू, हमें फाइंड करना है। मैट्रिक्स यू निकालने के लिए इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो थोड़ा सा लॉन्ग वे, अगर आप बाय यूजिंग डेफिनेशन मैट्रिक्स यू निकालने की बात करें तो बाय यूजिंग डेफिनेशन तो मैट्रिक्स यू का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज निकालो, फिर उसको ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करो। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करने का मतलब फिर वही लंबे चौड़े काम, पहले आइगन वैल्यूज निकलेंगे। आइगन वैल्यूज तो खैर ऑब्वियसली वही आएंगी जो पहले आई थी, लेकिन हो सकता है इसमें आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स अगर ये तो 2/3 का था ना, अगर फॉर एग्जांपल 3/2 का होता तो आइगन वैल्यूज वी वाले केस में दो आइगन वैल्यूज आती, इसमें तीन आती। तो आइगन वैल्यूज निकालो पहले, फिर वही ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स निकालो, तो ये काम इज नॉट रिकमेंडेड। बजाय इसके हम इसको एक तरीके से और अप्रोच करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय वी आई निकाले, अम, मैं आपको इसकी तफसील से बताऊंगा कि ये ए वी आई इसके बराबर क्यों होता है। ए वी आई जो है आप जब भी कैलकुलेट करते हैं तो ए वी आई जो है ये एक्चुअली लैम्डा आई के बराबर हमारे पास आता है जब भी ए वी आई का नॉर्म कैलकुलेट करते हैं।
तो ये स्क्वायर रूट लैम्डा आई के बराबर आता है। स्क्वायर रूट लैम्डा आई के क्यों आता है? जैसे मैंने आपको कहा है कि जब हम इसकी थोड़ी सी मजीद ज्योमेट्री वगैरह डिस्कस करेंगे तो इस पर फर्दर बात करेंगे। तो नॉर्म ऑफ ए वी आई इज इक्वल्स टू सिग्मा आई के बराबर। ये जो मेरे पास चीज़ है ये बड़ी यूजफुल है। अगर आप देखो मेरे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम हमने दिया हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड पे v से राइट साइड से मल्टीप्लाई करा तो what I will get is AV U sigma V transpose into V and V transpose into V हमें पता है कि ये मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि ये I के बराबर होगा U सिग्मा I हो गया, तो यानी कि ये AV इज इक्वल्स टू U सिग्मा होगा। अब मुझे एक्चुअली यहाँ से U चाहिए, तो ये सिग्मा का अगर मैं इनवर्स ले लूँ दोनों साइड पे, इनवर्स वैसे मुझे पता मैं इंटरनली ले नहीं सकता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज अ कॉम्पोनेंट, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैं एज ए कॉम्पोनेंट वाइज बात करूँ, कॉम्पोनेंट वाइज बात करूँ अगर मैं, तो कॉम्पोनेंट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट कॉम्पोनेंट ith कॉम्पोनेंट इसका मल्टीप्लाई करूँ, तो दिस विल बी इक्वल्स टू यू आई सिग्मा आई के बराबर हो जाएगा। यू आई इसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट वाइज में अगर बात करूं, क्योंकि मैं इनवर्स नहीं निकाल सकता हूं, वैसे तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता दूसरी साइड पे जाके इनवर्स निकालता, मल्टीप्लाई करता दोनों साइड पर राइट साइड से इनवर्स से, तो ये यू की वैल्यू निकल जाती। तो लेकिन मैं उस साइंस पे बात नहीं कर रहा। तो ये जो मेरे पास लिखी हुई है बात, जो मैंने बॉक्स में बंद किया, इसको यूज करके हम मैट्रिक्स यू निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा दोबारा से ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करके दिखाएं ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज को। हम इस तरीके से इसको अप्रोच कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हम इसमें मैट्रिक्स यू को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स यू। तो मैट्रिक्स यू निकालने के लिए, तो मैंने जो आपको कहा है कि मैट्रिक्स यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, जो यूज करना चाह रहे हैं, डेट इज मच सिंपलर। और इसकी वजह है इस आराम से इस तरीके से हम मैट्रिक्स यू निकाल सकते हैं। ये होता है 1/σ1 मल्टीप्लाई सिग्मा आई मल्टीप्लाई बाय ए वी आई। आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आई की जो हमारे पास मैट्रिक्स यू है उसका ऑर्डर क्या है और मेरे पास वी आई कितने आए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अगर मैं अब इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास वी जो है ना वो 3 निकले, V1 V2 V3। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे देखूं तो मेरे पास इस केस में, जो इस एग्जाम्पल में जो मेरे पास मैट्रिक्स यू चाहिए मुझे, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका ऑर्डर होना चाहिए 2/2 का मुझे मैट्रिक्स चाहिए। तो मुझे 2/2 का मैट्रिक्स चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आई की दो वैल्यूज 1 और 2 यहाँ तक मैं ले सकूंगा। तो थोड़ा सा इधर ध्यान से काम कीजिएगा। और एक वजह ये भी है कि हमें पता है सिंगुलर वैल्यूज भी सिर्फ दो ही आ रही थी, तीसरी नहीं आ रही थी, क्योंकि एक आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू एक जीरो आ रही थी। जीरो हम अगर लेते, अगर फॉर एग्जांपल ले लेते जीरो, मैंने आपसे कहा था ना जीरो आइगन वैल्यू, जीरो सिंगुलर वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते। इसके अगर मैथमेटिकली वजह देखें तो इधर फॉर्मूले से समझ में आ रही है कि वो फ्रैक्शन में जीरो आएगा तो अनडिफाइन हो जाएगी एक चीज। और वैसे अगर आप फिजिकली भी देखें तो जीरो आइगन वैल्यू जो है उसकी इंटरप्रिटेशन कोई नहीं हो पाती है। जीरो आइगन वैल्यू मतलब जीरो वेरिएंस, कोई वेरिएंस जीरो जो है ये हमारे पास फिजिकली इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाती। इस वजह से हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते। तो अब मैं बारी बारी बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं u1 की बात करूँ, u1 इज 1/6√10। ए आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो लिख दीजिए, और जो V1 आया था वो यहाँ पे लिख दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास U1 वेक्टर आ जाएगा। अगर आप देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये आ गया 4 8 11 7 एंड 14 - 2, ये था। इसी तरह से अगर आप V1 देखें, जो हमने V1 निकाला था इस केस में, V1 वॉस V1 जो हमने निकाला, अगर आप प्रीवियस स्लाइड से देखें तो V1 वॉस 1/3 2 1/3
टू बाई थ्री एंड टू बाई थ्री। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग बाय दिस u1, तो हमारे पास जो जवाब आएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी दो कंपोनेंट वाला एक वेक्टर मिलेगा हमें, दैट विल बी मल्टीप्लाई अगर हम करें 4 + 11, अच्छा 22 + 28 40, तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 3/√10 एंड 1/√10। सिमिलरली U2 आप निकालो, तो U2 के लिए भी सेम इसी फॉर्मूले को मैं यूज करके U2 को फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे U2 जो है U2 निकालने के लिए बिल्कुल सेम 1/σ2, σ2 इंटू AV2। σ2 is 1/3√10। ए आपके पास ये मैट्रिक्स है 4, 8, 11 एंड 7, एंड दिस इज 14 - 2। और यहाँ पे हमारे पास V2 जो हमारे पास आया था, V2 वॉज V2 वॉज V2 was -2/3, -1/3 and 2/3। लेट मी चेक, कंफर्म कर लें अगर हम। यस, ये हमारे पास V2 भी आया था। इसको फिर अगेन सिंप्लीफाई हम जब करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास U2 जो बन जाएगा, वो आ जाएगा 1/√10, 1/√10 एंड -3/√10। तो ये हमारे पास ये आ गया, यानी कि फाइनली आई विल गेट आई गेट इस मैट्रिक्स U। मुझे जो फाइनली मिल गया है, वो आ गया मैट्रिक्स U इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम में U1 लिख दीजिए, सेकंड कॉलम में U2 की वैल्यू लिख दीजिए। ये आपका मैट्रिक्स U कंस्ट्रक्ट करना था, वो हम कर चुके हैं फाइनली। इनफैक्ट हम सारी मैट्रिसेस निकाल चुके हैं। तो U1 was U1 was 3/√10, 1/√10, and U2 is 1/√10 आ रहा है। एंड तो ये हमारे पास मैट्रिक्स U भी फाइनली ये बन गया। फाइनली SVD हमें लगाने का जो बोला गया था, हमने उसके सारे स्टेप्स कर लिए। हमारे पास फाइनली जो गिवन मैट्रिक्स का SVD निकालना था, जो गिवन मैट्रिक्स A था उसका SVD जो निकालना था, SVD निकालने का मतलब तीन मैट्रिसेस में इसको डिकम्पोज करना था, वो हम डिकम्पोज कर चुके हैं। तो पहला मैट्रिक्स U मैट्रिक्स था 3/√10 एंड 1/√10 एंड 1/√10 और -3/√10। और इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। सिग्मा का ऑर्डर मैंने जैसे आपको बतला था कि वही ऑर्डर होता है जो ए का ऑर्डर है। ये आया था 6√10। इसको चाहे तो डेसिमल्स फॉर्म में लिखना चाहे लिख सकते हैं, वो मसला नहीं है। 0 3√10 एंड 0 0। एंड फाइनली मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेना। हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था स्टेप 1 में मैट्रिक्स बी, डेट
उसका वो v था, अभी हमें इधर अकॉर्डिंग टू एसवीटी यहाँ पे उसका ट्रांसपोज चाहिए होता। तो इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये आएगा 1/3 माइनस 2/3 एंड 2/3। और इसी तरह से सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज, 2/3 माइनस 1/3 एंड माइनस 2/3। और इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 2/3 2/3 एंड 1/3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये डिकम्पोज हो गया तीन मैट्रिक्स के अंदर। अभी जो मैंने एग्जांपल लिखी थी उसमें आपको जो मैट्रिक्स दिया गया था वो मैट्रिक्स था जिसमें जिसका ऑर्डर 2/3 था। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, थोड़ी सी वैरायटी हमारे पास हो जाएगी कि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के अगर आए तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो मैट्रिक्स में आपको अभी जो लिख रहा हूँ आपके सामने मैट्रिक्स, अब ये ऑर्डर है 3/2 का एक मैट्रिक्स है, जो कि हम इसका एसवीडी निकालते हैं 1 - 2 एंड 2 -1 - 2 -2। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मुझे इसका एसवीडी फाइंड करना है। इसका एसवीडी निकालने का मतलब है कि अगेन वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर फॉलो किए थे। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए को ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करते हैं, ए ट्रांसपोज ए को। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज ए हम फाइंड करते हैं, फिर उसको ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करेंगे। A ट्रांसपोज A is 1 - 2 2। मतलब ये कि हमारे पास जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाते हैं, पहले कॉलम पहली रो बन जाता है। तो ये हमारे पास ये हो गया 1 - 1 एंड माइनस 2 2 एंड 2 - 2। इसी तरह से मैट्रिक्स ए इधर आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें मिल जाएगा। आप इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करो इसको इस डायरेक्शन में and इस वाले को इस डायरेक्शन में, तो 1 + 4 + 4 9 हो गया। दिस इज 9 एंड दिस इज 1 - 4 - 8 -2 ये -9 आ गया। और अगेन दिस इज -9। तो ये मैट्रिक्स आ गया 2/2 का मैट्रिक्स आया, यानी कि मुझे बात समझ में आ रही है कि जैसे आपको बताया गया कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर इस 3/2 का मैट्रिक्स है। तो इससे बात हमें पता चलती है कि जो U होगा इसका ऑर्डर विल बी 3/3, जो सिग्मा होगा उसका ऑर्डर 3/2 ही होगा, और जो हमारे पास V होगा उसका ऑर्डर विल बी 2/2। तो 2/2 का है, तो यानी कि मुझे सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। करेक्टरिस्टिक पॉली इक्वेशन बनेगी, हमें यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से इसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज जो आएंगी, दो आइगन वैल्यूज आएंगी बिकॉज 2/2 का मैट्रिक्स है। पहली आइगन वैल्यू जो हमें मिलेगी दैट विल बी λ1 इक्वल्स टू असाइन λ1 इज इक्वल्स टू 18 आएगी पहली आइगन वैल्यू, एंड सेकंड आइगन वैल्यू इज 0 आ रही है। 0 वाली आइगन वैल्यू को हम सिंगुलर वैल्यू नहीं मानते, ये सिंगुलर वैल्यू नहीं है। इसको मतलब या फिर दूसरे लफ्जों में इसको यूज करके हम वो नहीं निकाल सकते। इसको यूज करके हम सिंगुलर वैल्यू, इस सिंगुलर वैल्यू को मानते हुए ये इसको यूज करके हम यू नहीं निकाल सकते, वेक्टर यू, क्योंकि यू के फॉर्मूले में आप देखो डिवाइड में
सिग्मा आता है तो अनडिफाइन हो जाता है वो। तो सबसे पहले एनीवे लैम्डा वन यूज करेंगे। लैम्डा वन इज इक्वल्स टू 18। जिस तरह से आइगन वेक्टर्स निकालते हैं वही काम मैं करने जा रहा हूँ। 9 - 18 एंड -9 एंड 9 - 18। तो 9 - 18 का मतलब है -9 - 9 - 9 - 9। रॉ प्रेशर लगाएंगे तो रॉ प्रेशर लगाने के बाद हमें मिल जाएगा -9 -9 0 0। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू x2, मतलब फ्री वेरिएबल x2। तो यानी कि x1 की वैल्यू आ गई -x2। तो यानी कि मेरे पास जो ये चीज़ आई है, दिस इज x1 x2। x2 कॉमन निकाला तो ये आ गया -1 1। मेरे पास ये पहला आइगन वेक्टर आया। मैं इसको अगर यहाँ से इसके नॉर्मलाइज करूँ, लेकिन नॉर्मलाइज करने से पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि क्या ये दूसरे वाले वेक्टर से ऑर्थोगोनल है भी कि नहीं। अभी इसको थोड़ा सा लाइन छोड़ के मैं देखता हूँ कि अगर ये होगा अ, दूसरे वाले आइगन वेक्टर से ऑर्थोगोनल होगा तो इसको यहाँ पे ही नॉर्मलाइज कर दूंगा। तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि मेरे पास आ रहा है 9 - 9 एंड -9 इसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस आप जब लगाएंगे तो रॉ ऑपरेशंस लगाने के नतीजे में आप देख सकते हैं 1 -1 0 0। तो क्लियरली ये आ गया x1 इज इक्वल्स टू x2 इज द फ्री वेरिएबल। तो मेरे पास आइगन वेक्टर्स जो इस केस में है वो आइगन वेक्टर्स इज x1 x2 एंड 1 1। क्लियरली अगर मैं इन दोनों का आइगन वेक्टर, इस वाले आइगन वेक्टर और इस आइगन वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट निकालूं तो यू कैन सी कि ये दोनों इनर प्रोडक्ट जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, so no need to use Gram-Schmidt process here। और वी नो कि जब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आती हैं तो ये आइगन वेक्टर्स ऑलरेडी ऑर्थोगोनल होते हैं। अगर ये रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ जाती तो ग्राम श्मिट की उधर जरूरत पड़ती, इधर जरूरत फिलहाल नहीं है। मैं अब करता हूँ इनको नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज करने के लिए हर वेक्टर को उसी के नॉर्म से डिवाइड करना पड़ता है। मेरे पास पहला आइगन वेक्टर जो बन जाएगा फाइनली v1 आफ्टर नॉर्मलाइजिंग, यू कैन सी इसका नॉर्म इज 1/√2। तो -1/√2 एंड 1/√2, मर्जी आपकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। v2 will be 1/√2 and 1/√2। ये मेरे पास दो आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं। मेरे पास मैट्रिक्स भी फाइनली जो बनाना था वो बन चुका है। मैट्रिक्स भी इस -1/√2 1/√2 एंड 1/√2 1/√2। ये मेरे पास मैट्रिक्स भी आ गया। उसके बाद आपको सिग्मा कंस्ट्रक्ट करना होता है स्टेप 2 के अकॉर्डिंग। स्टेप 2 के अंदर आपको सिग्मा को कंस्ट्रक्ट करना है। सिग्मा क्या होगा? सिग्मा के ऑर्डर, जैसे मैंने आपको कहा है, सिग्मा का ऑर्डर वही होता है जो आपका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर आप देखें तो 3/2 का है, तो सिग्मा भी यहाँ पे 3/2 का ही बनेगा। अब ये सिग्मा बनेगा क्या यहाँ पे? सिग्मा बनेगा क्या यहाँ पे? अब उसको हम अगर देखें तो सिग्मा बनाने के लिए बहुत सिंपल। पहले तो आइगन वैल्यूज ऑलरेडी वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है। सिग्मा जो है ये आइगन वैल्यूज का जो है आइगन वैल्यूज का रूट होता है। तो मेरे पास दो आइगन वैल्यूज आ रही थी। एक आइगन वैल्यू मेरे पास 18 आ रही थी, सॉरी। दूसरी आइगन वैल्यू मेरे पास 0 आ रही थी।
तो पहली आइगन वैल्यू मेरे पास यहाँ पे सिग्मा 1 लिखूंगा, यहाँ पे सिग्मा 2 लिखूंगा। 3/2 का मैट्रिक्स चाहिए, 0 0 0 0। 3/2 का डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। तो आप देख सकते हैं इसके डायगोनल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे आइगन वैल्यू से फिल हो जाए, सॉरी सिंगुलर वैल्यू से फिल हो जाएगा। रिमेनिंग ऑल आर जीरो। तो मेरे पास ये बन गया 18 का रूट, स्क्वायर रूट 18, 0 0 एंड ये सेकंड सिंगुलर वैल्यू ऑलरेडी जीरो आई थी, तो ये इसको जीरो लिख देते हैं, जीरो। वैसे हम इसको सिंगुलर वैल्यू की जगह पे फिल जरूर कर दिया, लेकिन हम इसको सिंगुलर वैल्यू एज ए इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब हम जा रहे हैं थर्ड स्टेप में, जिसमें हमें मैट्रिक्स यू को फाइंड करना पड़ता है। मैट्रिक्स यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करूंगा। u1 इज इक्वल्स टू ui इज इक्वल्स टू 1 सिग्मा आई मल्टीप्लाई बाय AVI। यहाँ पे आई के मुतालिक जैसे मैंने पीछे आपसे कहा था कि बात थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी। आप अगर देखो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स वी जो आए थे वो दो आए थे, मैट्रिक्स वी कह रहा हूँ, वेक्टर वी दो आए थे, यू मुझे तीन चाहिए। एक तो पहली बात, यू मेरे पास कंप्लीटली वी को यूज करते हुए इस फॉर्मूले से कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, मैं एक बात ये क्लियरली देख सकता हूँ। दूसरा मसला एक ये भी आ रहा है कि मेरे पास अगर दूसरा देखूं, आई जो सिंगुलर वैल्यू थी वो जीरो आ रही थी, तो मैं जीरो वाली सिंगुलर वैल्यू भी यानी कि यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। तो यानी कि मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि आई जो है ना यहाँ पे, ये मिनिमम ऑफ एम एन तक जाता है। मिनिमम ऑफ एम और एन में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वहां तक जाएगा, ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा। और वो उसमें भी आप देखें तो वो डिपेंड करता है कि अगर ये यहाँ पे इस तरह का केस आ रहा है कि एक सिंगुलर वैल्यू जीरो आ रही है, तो वो चीज इसमें यूज नहीं हो पाती। तो एनीवे मेरे पास u1 यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 1/√। v1 was -1/√2, 1/√2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो यू कैन सी के मेरे पास जो फाइनली u1 की वैल्यू बनेगी, डेट u1 विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि √18 है, √18 से डिवाइड वगैरह करके आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ बनेगी, बिकॉज इसका ऑर्डर इज 2/3 है, दिस इज 2/1, तो फाइनली जो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, सॉरी दिस इज 3/2 एंड 2/1, तो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो 3/1 का यानी कि तीन कंपोनेंट वाला होगा। हाँ, आना भी चाहिए तीन कंपोनेंट वाला। तो फाइनली मेरे पास बन जाएगा 1/3 एंड -2/3, सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एंड 2/3। तो ये मेरे पास u1 बन जाएगा। एक मिनट, 1 -1 -1, दिस इज माइनस में जाएगा, और -2 ये प्लस में होगा, एंड -2 ये माइनस में होगा। सही है भाई। तो सॉरी साइंस की मिस्टेक कर दी थी। तो ये आपका u1 आ गया। अब मसला यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास ये आ गया
कि फॉर्मूले से तो सिर्फ एक ही वेक्टर आ रहा है, आने कितने चाहिए? मैट्रिक्स यू का ऑर्डर है 3 by 3 मुझे रिक्वायर्ड है, जबकि इधर आ रहा है सिर्फ एक ही वेक्टर, दो वेक्टर नहीं आ रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया यू निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड प्रेफरेबल इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा खासा खौरी वाला काम है, ए इंटू ए ट्रांसपोज को दोबारा से ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करना इज नॉट रिकमेंडेड। इसके बरक्स इस फॉर्मूले को हम यूज करना की कोशिश करते हैं, इससे निकल जाए। अब इस फॉर्मूले से सिर्फ एक ही वेक्टर आ रहा है, रिमेनिंग दो वेक्टर्स मिसिंग है। कोई मसला नहीं है, मुझे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा के पुराने कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं यूज यहाँ पे करूँ, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे पास एक वेक्टर एक्स के नाम से एक वेक्टर एक्स जो है एक नया वेक्टर है। होता क्या है आपको पता है कि मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स यू है इसके तमाम वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। एक मेरे पास एक कॉलम आ गया u1 के नाम से, बाकी रिमेनिंग कॉलम्स क्या हैं वो x नाम दे देता हूँ। एक x है, दूसरे पहले पहले एक x निकालते हैं फिर बाकी निकालते हैं, वो x है। मैंने कहा है कि ये तमाम जो है आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। जब ये तमाम आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि u1 वेक्टर और x वेक्टर का जब मैं निकालूंगा इनर प्रोडक्ट डेट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो होंगे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। व्हाट इज एक्स हेयर? मैं एक्स को एक वेक्टर सपोज कर लेता हूँ, उतने ही कंपोनेंट्स का जितने कंपोनेंट्स मुझे रिक्वायर्ड है। तीन कंपोनेंट वाला एक वेक्टर सपोज कर लेता हूँ, एक्स का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल x1 x2 x3। नाम है, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, एबीसी लिखना चाहें एबीसी लिख। तो ये मेरे पास ये हो गया u1, और जो आपको पता है दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट निकालना है। दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट मेरे पास निकालने का तरीका होता है एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई u1 इक्वल्स टू जीरो। एक्स ट्रांसपोज वेक्टर एक्स का ट्रांसपोज यानी कि x1 x2 x3 मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट इज -1/3 टाइम्स ऑफ x1 एंड +2/3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस सॉरी -2/3 टाइम्स ऑफ x3 इक्वल्स टू जीरो। ये एक तरीके से आपके पास लीनियर सिस्टम मिल चुका है। एक ऐसा लीनियर सिस्टम जिसके अंदर एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स हैं। तो ऑब्वियसली दो वेरिएबल्स जो हैं वो फ्री वेरिएबल्स होंगे। मैं मान लेता हूँ कि वो फ्री वेरिएबल जो है x2 एंड x3 है। मैं अगर इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, थ्री जो है मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं अगर थ्री से मल्टीप्लाई करा दूँ इसको पूरी इक्वेशन को -3 से, तो x1 -2x2 एंड +2x3 इक्वल्स टू जीरो। मैं कहता हूँ कि भाई x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल्स, तो x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल्स, तो मैं x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x3 अगर निकालो, x1 इज इक्वल्स टू x2 2x2 -2x3। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल्स, क्योंकि हमें पता है कि x1 इज लीडिंग वेरिएबल, जिस कॉलम में पिवट होता है वो लीडिंग वेरिएबल होता है, और अदर देन पिवट कॉलम्स जो वेरिएबल होता है वो आपके फ्री वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो x2 एंड x3 आर फ्री वेरिएबल्स है। तो अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में इसको लिखूं तो मेरे पास ये वही काम है जो लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम करते रहे, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। x1 x2 x3 आ गया। अब जो है यहाँ पे आ गया x2 कॉमन निकाला, x2 कॉमन निकाल के मुझे एक वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली x3 कॉमन निकालूंगा, एक वेक्टर मुझे यहाँ से मिले। दो वेक्टर चाहिए थे, दोनों मुझे यहाँ से मिल गए। अगर मैं ये देखूं वेक्टर x2 की बात करूं, x2 x1 में x2 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और ये 1 हो गया 0। x3 के अंदर x1 के अंदर x3 मौजूद है, -2 के साथ मौजूद है, x2 में नहीं है, और यहाँ तो आप क्लियरली एक बात देख सकते हो, ये दो वेक्टर्स आ गए हैं, लेकिन मसला क्या है इन दो वेक्टर्स के साथ? तो देख सकते हैं, कोई बता सकता है कि इन दो वेक्टर्स में मसला क्या आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल, वही हमें पता है कि तमाम वेक्टर्स को मस्ट बी ऑर्थोगोनल।
ये दोनों वेक्टर्स को अगर आप इंडिविजुअली देखें, वेक्टर वी u1 जो निकाला था उन दोनों को देखें तो ये दोनों उनसे तो बेशक ऑर्थोगोनल हैं, लेकिन ये आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है। तो मुझे इधर लगाना पड़ेगा यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस। यहाँ पे मुझे इस सवाल में लगाना पड़ा, पिछले क्वेश्चन में ग्राम श्मिट की जरूरत नहीं पड़ी थी, इधर मुझे जरूरत पड़ी है ग्राम श्मिट प्रोसेस की। ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या करता है? वी ऑल नो ग्राम श्मिट प्रोसेस का काम होता है जो वेक्टर्स का सेट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है तो उसको बना दो ऑर्थोनॉर्मल बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। ग्राम श्मिट प्रोसेस के लिए हमने देखा है कि उतने ही स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जितने स्टेप्स जितने आपको वेक्टर गिवन होते हैं। मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हुए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो स्टेप्स में ये ग्राम श्मिट प्रोसेस से ये आराम से मैं इनको ऑर्थोनॉर्मल बना सकता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ ग्राम श्मिट प्रोसेस, पहला स्टेप ये कहता है कि जो वेक्टर है उसका नाम आप मैं u1 तो नाम हो चुका है ना, u1 नाम है, नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इधर, इसका नाम लेट्स से w1 कर देता हूँ। हम v1 नाम रखते थे ना, v1 और u1 नाम इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा पहले वाले u1 v1 से। अगर आप फॉर्मूले देखो तो वो तो फॉर्मूले में जो u1 v1 है उसको मैंने रीनेम करके w1 कर दिया। तो w1 का नाम मैंने रखा दिस इज योर 210, और w2 जो है मैंने उसका नाम रख दिया -210। तो पहला काम स्टेप 1 के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो w1 है उसको एक नया नाम दे दें। पहले स्टेप के अकॉर्डिंग u2 इज इक्वल्स टू w1 विच इज इक्वल्स टू 210। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग मैं सेकंड वेक्टर पे काम करूंगा। स्टेप 2 ऑफ ग्राम श्मिट प्रोसेस इज मैं u3 फाइंड करूंगा। u3 फाइंड करने के लिए w2 माइनस w2 माइनस w2 और कॉमा u2 का डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u2 का स्क्वायर इंटू u2। थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो फाइनली जो हमें u3 यहाँ से उसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, या चले कर लेते हैं। w2 इज -210। w2 और u2 का इनर प्रोडक्ट आप निकालें। w2 एंड u2 का इनर प्रोडक्ट यू विल गेट इज -4 + 1। -4 + 1 यानी कि -3 डिवाइडेड बाय u2 का नॉर्म। u2 का नॉर्म इज √5। 5 आ जाएगा सिर्फ, मतलब स्क्वायर है तो उसकी वजह से सिर्फ 5 आ जाएगा। और u2 इज 210। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनली u3 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमें u3 मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको भी ये जो w1 है, ये u2 जिसको इनफैक्ट u2 हो चुका है, u2 और u3 इन दोनों को हम नॉर्मलाइज करके हमारे पास फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आ जाएगा। इसको नॉर्मलाइज भी हमें करना होगा। तो नॉर्मलाइज करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स u जो है हमें इसको भी नॉर्मलाइज करना होगा और इसको भी नॉर्मलाइज करना होगा। तो नॉर्मलाइज करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स यू जो है फाइनली मैट्रिक्स यू आ जाएगा। मैट्रिक्स यू में पहले u1 कॉलम होगा, सेकंड जो हमने कॉलम उससे फॉर्मूले से निकाले थे u2 u3 हमने आफ्टर ग्राम श्मिट प्रोसेस एंड आफ्टर नॉर्मलाइजिंग के बाद जो हमें मैट्रिक्स यू मिल गया था वो मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स यू फाइनली विल बी -1/3 एंड 2/3 एंड माइनस का 2/3 and this is 2 by root 5, 1 by root 5 and
0। ये हमारे पास नॉर्मलाइज करने के बाद जो वेक्टर्स आए U2 और U3 मैं वो लिख रहा हूँ। -2√45 and 4/√45 and this is 5/√45। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स यू भी आ गया, सिग्मा और वी भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये 3 मैट्रिसेस में डिकम्पोज हमने कर दिया। यहाँ पे मैट्रिक्स यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो सिंपल आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सिग्मा की वैल्यू, और फाइनली मैट्रिक्स बी जो है उसकी वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद में ट्रांसपोज हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है डिकम्पोज कर लिया। तो इस लेक्चर में जो बात हमने डिस्कस की, हमने ये बात सीखी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए उसको उसकी एसवीडी हम कैसे निकालते हैं, हमने उसके स्टेप्स डिस्कस किए और उसकी एग्जांपल्स हमने सॉल्व की। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी थोड़ी ज्योमेट्री और थोड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है।